नमस्कार। बिहार में लखीसराय के किऊल जंक्शन पर खड़ी ईएमयू ट्रेन में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं यात्रियों में मची चीख पुकार से माहौल अफरा तफरी में तब्दील हो गया। पटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के द्वारा दमकल की गाड़ियां भेजी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रभाकर कुमार के पास। प्रभाकर, क्या अपडेट मिल रही है? जी, ये घटना जो है ये लखीसराय के किऊल स्टेशन पे हुई है, जहाँ पे ईएमयू खड़ी थी। ईएमयू ट्रेन लोकल पैसेंजर ट्रेन होती है और ये वहां से खुलने वाली थी। कुछ पैसेंजर इस पे मौजूद भी थे जिस समय किसी तरह की कोई शॉर्ट सर्किट की घटना हुई है। उसके बाद से इसमें भीषण आग लगी। लगभग 7 से 8 दमकल गाड़ियों को तुरंत वहां पे रवाना किया गया और जैसा हम विजुअल में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके बाद उस पे आग पे काबू पाया गया। जो अच्छी खबर ये है कि आग जब चिंगारी उठी और जब आग की लपटें उठने लगी, उसके पहले वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने सब लोग वहां से हट गए। इसलिए किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ और आग पे काबू पा लिया गया। एक बॉगी हमारी जानकारी के मुताबिक पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। बाकी बॉगियों को भी बचा लिया गया। तो और जो वरीय पदाधिकारी हैं रेलवे के और जिला प्रशासन के, वे मौके पर पहुंच गए। 8 दमकल गाड़ियों को इस काम में लगाया गया। जी प्रभाकर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बनाए रखें नजर। तो ये स्थिति वहां पे बनी हुई है। राहत की बात यह है कि कोई आम नागरिक इसमें हताहत नहीं हुआ है। मंडी की सांसद कंगना रनौत आज जब चंडीगढ़ हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी तो सीआईएसएफ की एक महिला कर्मी ने उनकी सुरक्षा जांच के समय उनके साथ कथित रूप से बदसलूकी की। आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कंगना रनौत ने कहा है कि वो पूरी तरह ठीक है। उन्होंने बताया कि आरोपी सीआईएसएफ महिला कर्मी ने उनसे कहा कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करती रही हैं। तो आइए पहले सुन लेते हैं कथित बदसलूकी करने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल का क्या कहना है। कंगना रनौत का पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? कोई बात नहीं, सब इश्यू होता रहता है। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहां पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नीता, हमने दोनों बयानों को सुना है। वाकई क्या स्थिति वहां पर हुई होगी? क्या जानकारी आपको सीआईएसएफ के द्वारा मिल रही है? सीआईएसएफ का कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी ये मामला जो है वो रजिस्टर कर लिया है, केस रजिस्टर कर लिया है। जो कांस्टेबल थी कुलविंदर कौर, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। दरअसल ये जो इंसिडेंट है तब हुआ जब कंगना रनौत दिल्ली आ रही थी और सिक्योरिटी चेक के लिए जो कर्टन एरिया होता है उसमें घुस रही थी। तब वहाँ पर कुलविंदर कौर ने उनसे जो है ये बदतमीजी की, ये आरोप जो है कंगना ने लगाए। जैसे कि हमने खुद अभी कंगना का बयान सुना कि उनसे हाथापाई की गई क्योंकि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट में सरकार का साथ दे रही थी। कुलविंदर कौर का कहना है कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे तब उनकी मां भी वहां पर बैठी हुई थी प्रोटेस्ट में, जिसको कंगना रनौत ने जो सरकार को है वो सपोर्ट किया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। कंगना रनौत ने डीजी सीआईएसएफ नीना सिंह को भी इस मामले की जानकारी दी थी और पूरा बयान जो है उनको बताया था, जिसके बाद एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की गई है। सीआईएसएफ भी इंक्वायरी कर रही है क्योंकि ये बहुत ही एक डेलिकेट मैटर है, क्योंकि कंगना रनौत ने एक
बड़ा इशू जो है उठाया है कि किस तरह से कहीं सेशनिज्म जो है वो दोबारा से पंजाब में सिर ना उठा ले, और एक सोल्जर है, एक यूनिफॉर्म फोर्स में एक ऑफिसर है, वो इस तरह का अगर बर्ताव करता है तो चिंताजनक बात है। यही वजह है कि अब इस मामले में FIR भी हो गई है और जो CISF है वो उसके मामले में इंटरनल इंक्वायरी भी कर रही है। निधि। बिल्कुल नीता, जानकारी के लिए धन्यवाद। और कंगना को आपने सुना कहते हुए कि वे बिल्कुल ठीक है। लोकसभा चुनाव में महायुति को बड़ा झटका लगने से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। खुद बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई है तो एकनाथ शिंदे सेना को 7 सीटें आई हैं। सबसे बड़ा झटका तो एनसीपी अजीत पवार को लगा, जिनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से हार गई और उनकी पार्टी का सिर्फ एक ही सांसद जीत पाया है। इसलिए अब नई खींचतान शुरू हो गई है। खबर है कि शरद पवार का साथ छोड़कर आए एनसीपी विधायक वापस शरद पवार के साथ जा सकते हैं। अठरा ते 19 आमदार हे पार्टी प्रमुखांच्या संपर्कात आहे, जे काही आम्हाला कळालेलं आहे, आणि 12 त्यांचे आमदार म्हणजे अजितदादा गटाचे हे भाजपच्या संपर्कात आहेत। ते 12 आमदार काय करतील पुढच्या काही दिवसात आपल्याला कळेल, पण या 18 आणि 19 आमदारांपैकी कोणाला घ्यायचं नाही हे आमचे पक्षप्रमुख नक्कीच ठरवतील। फक्त आमच्या सगळ्यांचं आणि कार्यकर्त्यांचं खास करून एवढंच म्हणणं आहे की अडचणीच्या काळामध्ये जे लोक निष्ठेने आपल्याबरोबर राहिले त्यांना पहिलं प्राधान्य, आणि जे सत्तेत स्वहितासाठी नाही तर मानून मुटकून नाही तर अडचणी आणून जर त्यांना तिथं घेऊन गेले असतील, परत इकडे आले तर त्यांना प्राधान्य हे दुसरं द्यावं, असं कार्यकर्ता म्हणून आम्हाला सगळ्यांना तसं वाटतं। सर, रोहित पवार का बयान है कि 18 से 19 जो आप लोग के विधायक हैं वो शरद पवार के संपर्क में हैं। क्या लग रहा है कि एक बार फिर से घर वापसी होगी उनकी? कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। मैंने एक बयान बीच में दिया था, कई लोग वहाँ पे कांग्रेस के जाने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी की वो अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, मुझे उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब मिलेगी तब आपके साथ बात करूँगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, विश्वास रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जा रही है। उड़ीसा में मिली शानदार जीत पर बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा है कि ये ऐतिहासिक लम्हा है। बीजेपी क्लीन डिलीवरी सिस्टम देगी। उन्होंने कहा कि सीएम पद पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सर, बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक विजय है। इतने दिन से आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो बीजेडी की शासन की ख़त्म और बीजेपी का शासन का शुरुआत होगा स्टेट में, पार्लियामेंट में आप इतने सारे एमपी जाएंगे, किस तरह से देखते हैं आप? ये एक ऐतिहासिक विजय है। पिछला मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं। ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और बीजेडी का 25 साल का जो कुशासन है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, ये समाप्त हुआ है। ये सामान्य सत्ता परिवर्तन का व्यापार नहीं है। उड़ीसा में लोकतंत्र खतरे में था। लोकतंत्र का हत्याकारी, स्वामी लक्ष्मणानंद का हत्याकारी और भ्रष्टाचार का मूर्तिमान पहाड़ जैसा नवीन सरकार का पतन हुआ। और इसमें इसलिए महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा का अस्मिता, स्वाभिमान, लोकतंत्र बच गया। बहुत बड़ी सफलता है। स्वाभाविक है कि जो लोग बीजेपी को सत्ता में लाई है उन अपेक्षाएं रहेंगी, तो कैसे बीजेपी इस पे डिलीवर करेगी, क्योंकि अब सरकार भी बनानी है, इस पे क्या विचार विमर्श चल रहा है? पूरे आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे अच्छा डिलीवरी सिस्टम विकसित करने वाला है बीजेपी सरकार। वो हमारा गति शक्ति को आपको देखना चाहिए। 25 साल पहले एक बस स्टैंड का शिलान्यास किया था नवीन पटनायक, अब 3 साल पहले इसका दोबारा शिलान्यास किया। उद्घाटन उनके भाग्य में नहीं है। दिल्ली में भीषण गर्मी में पानी की कमी के संकट से राजधानी से कुछ इलाकों के जो लोग हैं वो इससे जूझ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद राहत भरी खबर आई है। अतिरिक्त पानी रिलीज करने के आदेश दिए गए हैं। एक रिपोर्ट। रोजमर्रा लायक पानी अब दिल्ली से दूर नहीं। हिमाचल प्रदेश दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से दिल्ली के लिए
137 क्यूसेक पानी छोड़े। हरियाणा सरकार इस पानी को बिना बाधा दिल्ली तक पहुंचाने की व्यवस्था करे। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा ने अपना पक्ष रखते हुए इस बात पर एतराज किया था। हरियाणा ने कहा कि न तो दिल्ली तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था है और न ही इस बात की पहचान की व्यवस्था है कि कौन सा पानी दिल्ली का है और कौन सा हरियाणा का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हिमाचल दिल्ली को पानी देने को तैयार है तो हरियाणा क्यों आपत्ति कर रहा है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति रोकी जाए। अपर यमुना रिवर बोर्ड इस बात की निगरानी करेगा कि कितना पानी आया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोमवार को फिर सुनवाई करेगा। हमने हरियाणा से कहा कि हिमाचल प्रदेश से हमने बात की है। मैं खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से 2 बार मिला, सुक्खू जी से, और हमने कहा कि हम आपसे पानी खरीदना चाहते हैं। सुक्खू जी तैयार हो गए, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार से सिर्फ ये कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश जो पानी अपना दिल्ली को देना चाहता है, आप कम से कम वो पानी तो हमें लेने दीजिए। और हरियाणा की बदमाशी ये थी कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी नहीं, हम आपको पानी के लिए रास्ता भी नहीं देंगे। अब आप बताइए, एक देश के हम सब राज्य हैं, एक देश के हम सब लोग हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, टीम इंडिया की बात प्रधानमंत्री करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को ये पहले ही नहीं कर देना चाहिए था? दिल्ली सरकार खुद माननीय न्यायालय में गई थी और आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली सरकार को हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त पानी देगा। तो हम जिस बात को पहले दिन से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, वो स्पष्ट हो गया कि हिमाचल ने अतिरिक्त पानी देना है, हरियाणा अपना पानी पूरा दे रहा था। और जो डर्टी पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ पानी को लेकर खेल रही थी, उसका आज पर्दाफाश हुआ। दिल्ली की जीवनदायिनी नदी है यमुना। हिमाचल प्रदेश से जब 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा तो हरियाणा के रास्ते दिल्ली के वजीराबाद तक आने में उसे 3 दिन का समय लगेगा। इन राज्य सरकारों के बीच अलग अलग मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई मामले लंबित हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई से साफ कर दिया है कि अगर पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए सरकारें सुप्रीम कोर्ट में राजनीति की तरह बात करेंगी तो फिर अदालत उसमें दखल भी देंगी और आदेश भी जारी करेगी। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।